हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग 18 फरवरी को हुए क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम उन डेफिनेशंस को देख लेंगे जो कि पिछले वीडियो में बाकी रह गए थे। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषित किए गए हैं। सर डेफिनेशंस में लिखवाते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी को कई विद्वानों ने परिभाषित करने का कोशिश किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कई सारे विद्वानों में से एक हैं वर्सेस्टर, जो कि जाने माने विद्वान हैं। उनका कहना है कि जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी के उच्चावच का व्याख्यात्मक वर्णन है। जो वर्सेस्टर थे वो सिंपल एक सेंटेंस बोले थे, जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो पृथ्वी के उच्चावच का डिटेल में वर्णन करता है। ये उच्चावच क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए नोट में लिखवाया हुआ है कि धरातल में ऊंचा उठा हुआ भाग को उच्चावच कहते हैं। मतलब कि धरातल से इस तरीके से उभरा हुआ कोई भी हिस्सा अगर हो तो उसे उच्चावच बोला जाता है। ये देखिए, ये हो गया धरातल, लेकिन इससे ऊंचा उठा हुआ कोई भी इस तरीके से उभार वाला अगर क्षेत्र हो तो इसे उच्चावच बोलते हैं। इसके बारे हम लोग आगे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं थॉर्नबरी। इसका स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ था, खैर उसको हम सुधार लिए हैं। थॉर्नबरी का कहना है कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंडफॉर्म बट इट आल्सो इंक्लूडिंग द इंटरओशियन फॉर्म्स। यानी कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंत सागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया गया है। अंत सागरीय आकृति मतलब समंदर के अंदर भी जो भूमि का स्तर होता है, जो ज़मीन होता है समंदर के अंदर, उसको भी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत लिया गया है, ऐसा थॉर्नबरी का कहना था। ऐसे ही एक जियोमॉर्फोलॉजी के जाने माने विद्वान स्टेलर, जियोमॉर्फोलॉजी इज एन एनालिसिस ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण है। स्ट्रेलर जो आए वो अपने तरीके से बोले कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है वह पृथ्वी की सतह का उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन और उसका एवोल्यूशन जो हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, इसी का विश्लेषण करना ही जियोमॉर्फोलॉजी कहलाएगा, ऐसा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया। इसके अंतर्गत न केवल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस का स्टडी किया जाता है, बल्कि जियोलॉजिकल प्रोसेस एवं क्लाइमेट को भी मिलाया जाता है। जियोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी की सतह के नीचे का भाग, यानी कि ज़मीन के अगर नीचे चले जाते हैं, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को हम लोग देखते हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो वो जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जबकि ज़मीन से ऊपर के चीज़ों की बात करें तो वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। एक और विद्वान आए मोंकहाउस, जिनका कि पूरा नाम फ्रांसिस जॉन मोंकहाउस है। उनका कहना था कि द साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। पृथ्वी की भू आकृतियों की उत्पत्ति और विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करना ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि जियोमॉर्फोलॉजी स्थल रूपों का अध्ययन करता है। अब हम लोग इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा कि ये जो क्लास स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे का क्लास, वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था और ये क्वेश्चन था डिस्कस क्रिटिकली द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इसका मीनिंग था। इसके मीनिंग के अंतर्गत ही हम लोग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वगैरह पढ़े और इसके मीनिंग के अंतर्गत ही जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने व्यूज रखे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे, उसको पढ़ें। स्कोप के अंतर्गत आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी एवं सब्जेक्ट मैटर बड़ा होने के साथ साथ सीमित भी है। पहले हम लोग स्कोप को समझते हैं। किसी भी चीज़ में कितना स्कोप है ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितना बड़ा है, कितना दूर तक फैला हुआ है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये बात हम सभी जानते हैं कि जितने भी इंसान हैं ये सभी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम सब धरती के ऊपरी हिस्सा में ही रहते हैं।
ज़मीन के नीचे नहीं रहते हैं, वरना हम लोग जियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम आज से तकरीबन 30-35 साल पीछे चले जाएं तो हम नोटिस करेंगे कि इंसानों का टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या मोबाइल से कोई ख़ास रिश्ता नहीं था, लेकिन आज ये हमारे अभिन्न अंग बन चुके हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 30 साल पहले जियोमॉर्फोलॉजी में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई स्कोप नहीं था, लेकिन अब आज के ज़माने में एक नया सेक्टर जुड़ चुका है जियोमॉर्फोलॉजी में, और वो है टेक्नोलॉजी, यानी कि स्कोप बढ़ चुका है। धरातल आकृतियों का अध्ययन इसका मूल विषय है। अतः जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी के विभिन्न उच्चावचों का आलोचनात्मक वर्णन करता है। जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी के मध्य गहरा संबंध है। धरातलों के संरचना को समझने के लिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जानना आवश्यक है। पृथ्वी की सतह की संरचना को समझने के लिए संरचनात्मक भूगर्भशास्त्र का ज्ञान जरूरी होता है। विभिन्न स्थलों के चट्टानों की बनावट को इसी प्रकार समझा जाता है। इसी कारण जियोमॉर्फोलॉजी को जियोलॉजी का भूगर्भशास्त्र भी कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी के बीच गहरा संबंध है। धरातल के संरचना को समझने के लिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जानना जरूरी होता है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि धरातल के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई उठा हुआ पठार है, पर्वत है, तो उस सबका निर्माण भी तो ज्वालामुखी वगैरह के थ्रू ही ना होता है। और ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के अंदर से होते हुए निकलता है। ठीक, तो जियोमॉर्फोलॉजी तो ज़मीन के ऊपरी हिस्सों के बारे में पढ़ाता है, जबकि जियोलॉजी जो है वो ज़मीन के निचले वाले हिस्सों के बारे में पढ़ाता है। इसीलिए जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड किसी पहाड़ के बारे में आपको मान लेते हैं छानबीन करना है, उसकी संरचना को समझना है, तो उसके लिए तो जियोलॉजी का स्ट्रक्चर जो है इसको समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग जियोलॉजी नहीं समझेंगे, यानी कि ज़मीन के निचले वाले हिस्सों के चीज़ के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक उन चीज़ों के बारे में कैसे समझेंगे जो उन्हीं चीज़ों से बना है, जो ज़मीन के नीचे से निकल के आया है, जैसे कि ज्वालामुखी। इसीलिए जियोमॉर्फोलॉजी का जियोलॉजी के साथ गहरा संबंध है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थल आकृतियों का विकास। स्थल आकृति मतलब कि पहाड़, पर्वत, पठार वगैरह वगैरह, यह सब का विकास के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। स्थल आकृतियों का विकास इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है। इंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि आते हैं, जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत अपर्दन के विभिन्न माध्यमों जैसे कि वर्षा, पवन, नदी का बहता पानी इत्यादि को रखा जाता है। इंडोजेनेटिक फोर्स जिससे कि स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, किसी पहाड़ या पर्वत वगैरह का निर्माण होता है, ये इंडोजेनेटिक फोर्स कहलाता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स ये वो फोर्स होता है जो पहाड़ या पर्वत को इसके आकार बदलने में, यानी कि अपर्दन करने में काम आता है, जैसे कि वर्षा, पवन इत्यादि। यहाँ लिखा है कि इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा नए स्थल आकृतियों का निर्माण संभव है। भूपृष्ठ के ऊपर ऊर्ध्वाकार उठा हुआ भाग को उच्चावच कहते हैं, जैसे कि पहाड़, पर्वत, पठार आदि। धरातल में पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावचों को जियोमॉर्फोलॉजी का विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर माना गया है। आकार एवं विस्तार के दृष्टिकोण से उच्चावचों को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है। पहला है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर्स, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर्स एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी के निर्माण के समय जिन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ उन्हें रिलीफ फीचर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है। इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागर के तलों को रखा गया है। सेकेंड नंबर में आते हैं रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। जब इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर नए भूखंडों का निर्माण होता है तो रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। इसके अंतर्गत पहाड़, पठार, मैदानी भाग, झील आदि को सम्मिलित किया जाता है। और ये लास्ट पॉइंट है रिलीफ फीचर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर। ये कहता है कि अगर एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर के ऊपर नए भूखंड आकृतियों का निर्माण होता है तो उसे रिलीफ फीचर्स ऑफ द
थर्ड ऑर्डर कहते हैं। इसके अंतर्गत घाटियाँ, तटबंध, चोटियाँ आदि को सम्मिलित किया गया। तो ये पूरा पैराग्राफ का मतलब है कि एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, यानी कि अपर्दन करने वाला फोर्स जो पहाड़ पर्वत वगैरह को काट के छोटा करता है धीरे धीरे, वो वाला फोर्स के द्वारा रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि जो पहाड़ पर्वत हैं ये सब के ऊपर भूखंड आकृतियों का निर्माण होता है। मान लेते हैं कि हजारों साल से पवन चलने की वजह से कोई एक पहाड़ था जो पहले शंकुनुमा था ऐसे, और वो हजारों साल से हवा पानी बरसात के चलते अब धीरे धीरे वो इस तरीके से घिस घिस के प्लेन हो गया है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा उभार बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले शंकुनुमा था जो अब उसका आकृति में बदलाव आ गया है। तो इससे क्या होता है कि नया भूखंड आकृति का निर्माण होता है। ये तो नया बन गया, तो उसे रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर कहते हैं। इसमें से अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ दिक्कत हो तो इसके बारे में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और 18 फरवरी का नोट्स सभी को टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो 25 फरवरी को होने वाला है, तो अगर पॉसिबल हो तो क्लास ज़रूर अटेंड करें।